बाथरूम के अंदर काव्यांजलि उस खूबसूरत चेहरे को देख रही थी जो अब उसका था। कहाँ वो 30 साल की काव्यांजलि, एकदम शांत, समझदार और अपने फैसलों पर हमेशा डटकर रहने वाली लड़की। और अब ये चेहरा, ये शरीर, ये नई जिंदगी। काव्यांजलि ने आईने में अपने चेहरे को छुआ। उंगलियां फिसली मुलायम त्वचा पर, गालों पर, होठों पर। सब कुछ इतना असली था। काव्यांजलि खुद के चेहरे को देखते हुए फुसफुसाई, वाकई में ये लड़की बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर मैं एक लड़का होती तो इसके ऊपर पहली नज़र में ही फिदा हो जाती। उसने एक लंबी सांस ली। लेकिन अब ये मैं हूँ और मुझे इसे स्वीकार करना होगा। योजक चिन्ह। थोड़ी देर बाद काव्यांजलि एक पिंक कलर का बाथरोब पहनकर बाहर आई। नहाने के बाद काव्यांजलि और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। उसकी स्किन एकदम बेबी पिंक नजर आ रही थी, जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया हो। गीले सुनहरे बाल कंधों पर लहरा रहे थे, चेहरे पर ताजगी की चमक थी। अगर किसी मर्द ने काव्यांजलि को इस हालत में देख लिया तो वो खुद को एक जानवर बनने से नहीं रोक पाएगा। ऐसी थी उसकी खूबसूरती। जब काकी ने देखा कि उनकी प्यारी सी गुड़िया नहाकर बाहर आ गई है तो उन्होंने उसके लिए एक प्यारी सी पिंक कलर की फ्रॉक निकाल कर दी। फ्रॉक पर बारीक सफ़ेद कढ़ाई थी जो बेहद नाजुक और राजसी लग रही थी। काव्यांजलि ने बिना कोई सवाल किए वो पिंक कलर की फ्रॉक ड्रेसिंग रूम में जाकर पहन ली। उसने अपने बालों का एक मैसी बन बना लिया था। अब काव्यांजलि पहले से भी ज्यादा कहर ढा रही थी। ऐसी लग रही थी जैसे किसी परीलोक की राजकुमारी हो। काकी ने काव्यांजलि को सिर से लेकर पैर तक नजर उतारते हुए कहा, मेरी प्यारी गुड़िया रानी को किसी की नजर न लग जाए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और काव्यांजलि के सिर के पास से 3 बार घुमाकर नजर उतारी। वैसे तो काव्यांजलि कभी इन सब बातों को नहीं मानती थी, लेकिन फिलहाल उसके पास अभी कोई रास्ता नहीं था। वो जैसा हो रहा था होने दे रही थी। कोई विरोध करने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार वो कर भी क्या सकती थी। वो इस वक्त किसी दूसरे के शरीर में थी, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। लेकिन फिर भी उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था। अब रोने धोने या घबराने से कुछ नहीं होगा। अभी फिलहाल उसे इस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स काकी से लेनी होंगी। योजक चिन्ह। काव्यांजलि वहीं उस रूम में रखे आरामदायक सोफे पर जाकर बैठ गई। काकी ने काव्यांजलि के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता मंगवा लिया था। ताज़े फलों का रस, गर्मागर्म पराठे और हल्की मिठाई। नाश्ता लेकर गुंजन आए और वो वहीं साइड में खड़ी हो गई, बिल्कुल चुपचाप, हाथ आगे बांधे। जब काव्यांजलि ने देखा कि गुंजन इस तरह से साइड में खड़ी है तो उसने बोला, क्या तुम यहाँ बैठ सकती हो? काव्यांजलि की बात सुनकर गुंजन की आंखें काफी बड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब किसी ने उससे ऐसा बोला था। गुंजन ने हिचकिचाहट के साथ मना किया, नहीं छोटी मालकिन, हम इस तरह से नहीं बैठ सकते। हम तो आपकी नौकरानी हैं। हम अपने मालिक के साथ कभी नहीं बैठ सकते और ये तो इस महल का नियम है। गुंजन की बातें सुनकर अब काव्यांजलि को समझ में आ गया कि वो किसी मेंशन में नहीं बल्कि एक महल में है। एक असली महल जहाँ नियम है, परंपराएं हैं। अभी तक काव्यांजलि ने इस कमरे के अलावा कुछ नहीं देखा था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था। गुंजन की बातें सुनकर काव्यांजलि ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर कहा, तुम यहाँ बैठ जाओगी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम बैठ सकती हो। दूसरे सोफे पर बैठी काकी काव्यांजलि की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उन्होंने काव्यांजलि की बातों को काटने की हिम्मत नहीं की। शायद वो भी हैरान थी कि उनकी गुड़िया रानी इतनी बदल कैसे गई। काव्यांजलि के काफी कहने के बाद भी गुंजन उसके साथ सोफे पर नहीं बैठी। वो जैसी थी वैसे ही खड़ी रही, सिर झुकाए। अब काव्यांजलि ने भी उससे आगे कुछ नहीं कहा। कोई फायदा नहीं था। काव्यांजलि अपना खाना आराम से खाने लगी। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। योजक चिन्ह। कुछ देर में खाना खाने के बाद काव्यांजलि ने काकी को अपने पास बुलाया और उनसे अपनी डिटेल्स पूछने लगी। काकी चुपचाप से आकर काव्यांजलि के सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गईं। इधर काकी को सब कुछ समझ आ रहा था कि उनकी गुड़िया रानी उन्हें यहाँ क्यों बुला रही है। काव्यांजलि ने काकी के सामने बैठी अपनी खूबसूरत गहरी नीली आंखों से काकी को देखते हुए बोली, काकी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं। मैं आपसे अपने बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। काव्यांजलि ने आगे जोड़ा, एक एक डिटेल। आप मुझसे कुछ भी मत छुपाइएगा। मुझे सब कुछ जानने का हक है। काव्यांजलि की बात सुनकर काकी सोच में पड़ गई कि उन्हें सच बताना चाहिए या फिर नहीं। काकी को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बताएं या फिर काव्यांजलि के परिवार के आने का इंतजार करें। परिवार, हाँ, शायद उन्हें इंतजार करना चाहिए।
लेकिन ये बच्ची इतनी मासूमियत से पूछ रही है। लेकिन फिर कुछ सोचकर काकी ने जैसे ही काव्यांजलि को उसके बारे में बताने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा। योजक चिन्ह। तभी जोर की आवाज के साथ काव्यांजलि के रूम का दरवाजा खुला। तारांकन धड़ाम। तारांकन। दरवाजा खुलते ही उस कमरे में दो लोग दाखिल हुए। वो दोनों ही काफी हैंडसम नौजवान नजर आ रहे थे। लंबा कद, चौड़े कंधे, तीखे नैन नक्श। एक की उम्र लगभग 25-26 साल की होगी, गहरे काले बाल और भूरी आंखें। दूसरा थोड़ा छोटा लग रहा था, शायद 23-24 का, सुनहरे बाल और हरी आंखें। उन्हीं में से एक लड़के की आंखों में हल्की नमी दिखाई दे रही थी, जैसे उसने रोने की कोशिश रोकी हो। अपने लंबे कदम भरते हुए दोनों लड़के तेजी से काव्यांजलि के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज थी, जैसे वो दौड़कर आए हों। इधर काव्यांजलि अभी भी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके उन दोनों लड़कों को देख रही थी, जो अब उसके सामने खड़े थे। ये कौन हैं? उसके मन में सवाल उठा। तभी अचानक उन दोनों लड़कों ने काव्यांजलि को कसकर अपने गले से लगा लिया। काव्यांजलि की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे अब गुस्सा आने लगा। क्या कर रहे हैं? वो उन्हें खुद से दूर करते हुए बोली, दूर हटो, तुम लोग। यह क्या कर रहे हो? काव्यांजलि के बार बार खुद से दूर करने की वजह से वो दोनों ही लड़के उससे दूर हो गए। उनके चेहरों पर हैरानी और दुख दोनों थे। उनके दूर होने के बाद काव्यांजलि ने उन्हें उंगली दिखाकर कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बदतमीजी है? और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? उसकी आवाज में गुस्सा और आक्रोश दोनों थे। काव्यांजलि की बातें सुनकर पहले तो वो दोनों लड़के काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर काकी की तरफ देखा। काकी ने उन दोनों लड़कों को अपनी तरफ देखते हुए देखा, तो काकी ने बस हल्की सी अपनी गर्दन हिला दी, जैसे उन्होंने उन दोनों लड़कों को कुछ इशारा किया हो। शायद उन्हें शांत रहने का इशारा दिया, जिसकी वजह से वो दोनों ही लड़के शांत हो गए, हालांकि उनके चेहरों पर अभी भी दुख के भाव थे। इधर काव्यांजलि अंदर ही अंदर काफी गुस्से में थी। ये पहली बार था जब वो अपने पापा के अलावा किसी और आदमी से इस तरह से गले लगी थी, और वो भी बिना उसकी मर्जी के। गुस्से की वजह से उसकी आंखें नीली से लाल हो गई थी, गाल गुस्से से लाल हो गए थे और उसकी छोटी सी नाक भी लाल हो गई थी। काव्यांजलि भले ही गुस्से में थी, लेकिन वो इतना तो जरूर समझ गई थी कि इन दोनों लड़कों के इरादे उसके लिए गलत नहीं थे। उनके गले लगाने में कोई गलत मंशा नहीं थी। आखिरकार वो लोगों को पहचानने में सबसे ज्यादा माहिर थी। उनकी आंखों में सिर्फ प्यार और राहत थी, और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ये कौन थे, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक लड़का आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। आयरा बच्चे, तुम ठीक हो ना? तुम्हें याद नहीं? हम याद नहीं। काव्यांजलि ने उसे घूरा। याद? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। दूसरे लड़के ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन काकी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बेटा, शांत हो जाओ। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी याददाश्त जा सकती है। तुम लोग उसे परेशान मत करो। दोनों लड़कों के चेहरों पर दुख के भाव और गहरे हो गए। योजक चिन्ह। आगे क्या होगा काव्यांजलि की जिंदगी में? तारांकन। ये दोनों लड़के कौन हैं? क्या काव्यांजलि से इनका कोई खास रिश्ता है? और सबसे बड़ी बात, काकी क्या बताने वाली थी काव्यांजलि को? तारांकन। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तारांकन। च6 उसे कुछ भी याद मत दिलाओ। अध्याय बेहोशी और भूला हुआ अतीत। अब तक आपने पढ़ा। तारांकन गुस्से की वजह से उसकी आंखें नीली से लाल हो गई थी। काव्यांजलि भले ही गुस्से में थी, लेकिन वो इतना तो जरूर समझ गई थी कि इन दोनों लड़कों के इरादे उसके लिए गलत नहीं थे। आखिरकार वो लोगों को पहचानने में सबसे ज्यादा माहिर थी। अब आगे। कुछ देर बाद काव्यांजलि ने गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को शांत किया। उसने अपनी आंखें बंद की, 1, 2, 3, और फिर धीरे धीरे खोली। फिर उसने उन दोनों से शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ पूछा, कौन हो तुम लोग? और तुम लोगों ने मुझे इस तरह से गले क्यों लगाया? उन दोनों लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख और बेबसी थी। फिर उन्होंने अपने एकदम शांत चेहरे के साथ गहरी सांस लेते हुए काव्यांजलि की तरफ देखकर कहा। बड़े वाले ने आगे बढ़कर कहा, आयरा, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरा नाम समर्थ है। फिर उसने दूसरे की तरफ इशारा किया, और यह आदित्य है। समर्थ ने आगे कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूँ, और ये तुम्हारा छोटा भाई है। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आयरा। आदित्य ने भी आगे बढ़कर कहा, हाँ एंजल, हम तुम्हारे भाई हैं। क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? इधर काव्यांजलि के ऊपर तो एकदम बिजली गिर गई थी।
तारांकन आयरा। तारांकन। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आयरा। ये नाम तो उसने उस नॉवेल में पढ़ा था जो नीति ने उसे दी थी पढ़ने के लिए। लेकिन उसने सिर्फ उसकी समरी पढ़ी थी, पूरी नॉवेल नहीं। और उसे पढ़ने के बाद ही उसका मूड खराब हो गया था। और उस नॉवेल का नाम था दो पत्तियों की पत्नी। ये नाम याद आते ही आयरा की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं, जो कि वहां खड़े सभी लोगों ने देखा। समर्थ और आदित्य दोनों ही आयरा की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर थोड़े हैरान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आयरा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। क्या उसे कुछ याद आ गया है? ये सोचते ही कि आयरा को कुछ याद आ गया है, समर्थ और आदित्य दोनों ही परेशान हो गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हे गाइस, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इस स्टोरी के पार्ट 22 तक टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और लगभग डेली इसके नए पार्ट्स अपलोड किए जाते हैं। साथ ही इस स्टोरी के पार्ट 11 तक भी अपलोड हो चुके हैं और आगे के सभी पार्ट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, इसलिए नए फ्रेश स्टोरी सुनने के लिए अभी ज्वाइन करें। यहाँ से आगे सुनने के बजाय टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको और भी बेहतर कंटेंट मिलेगा। ये ब्यूटीफुल स्टोरी ही नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड रीबर्थ और कई दूसरी लेटेस्ट और फ्रेश स्टोरीज भी आपको वहीं मिलेंगी। मेरे दूसरे चैनल्स जैसे द स्टोरी स्टेशन, स्टोरी कैबिन, तले हाउस, स्टोरी हब और भी कई चैनल्स की स्टोरीज के आगे के पार्ट्स भी वहीं कंटिन्यू होते हैं। टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं जिन्हें आप बिना एड्स और बिना किसी परेशानी के सुन सकते हैं। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज जरूर चेक करें, वहीं से आपको सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। तो गाइस, बिना देर किए ज्वाइन करें। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तभी अचानक तारांकन धड़ाम। तारांकन। वहां खड़े सभी लोगों के कानों में एक जोर की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही सबने उस तरफ देखा जहां आयरा बेहोश जमीन पर पड़ी थी। उसका शरीर बेजान पड़ा था, आंखें बंद, चेहरा पीला। काकी, गुंजन, समर्थ और आदित्य चारों ही आयरा को जमीन पर बेहोश पड़े देखकर एकदम से घबरा गए। आयरा! समर्थ की चीख निकली। समर्थ और आदित्य दोनों ही दौड़कर आयरा के पास गए। समर्थ ने उसे अपनी गोद में उठाया, उसका शरीर हल्का था, जैसे परी हो। उन्होंने उसे सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया। आदित्य ने चिल्लाकर गुंजन से कहा, जाओ, जल्दी से पानी लेकर आओ। इधर गुंजन और काकी भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। आदित्य की इतनी तेज आवाज सुनकर गुंजन हड़बड़ी में जल्दी जल्दी से कमरे से निकली। लेकिन तभी उन्हें याद आया कि पानी तो कमरे में भी रखा है। वो उल्टे पांव लौटकर आए और वही कमरे में रखी बैग की साइड टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और आदित्य को दे दिया। आदित्य और समर्थ दोनों ही पानी लेकर हड़बड़ी और घबराहट में आयरा के चेहरे पर पानी छिड़कने लगे। एंजल, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज उठ जाओ। आदित्य की आवाज कांप रही थी। समर्थ ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, इतने महीनों बाद तो उठी हो इस बेहोशी से, प्लीज दोबारा से कोमा में मत जाना। आदित्य की आवाज टूट गई। तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे बिना अधूरे हैं, प्लीज एंजल उठ जाओ। ये सब कहते हुए आदित्य की आंखों में आंसू आ गए थे। आखिरकार क्यों न आते, कई महीनों से आयरा इसी हालत में एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। आज उसे अपनी आंखों के सामने एकदम सही सलामत खड़े देखकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये खुशी अपने चेहरे पर नहीं आने दी थी। वो मजबूत बने रहना चाहते थे। लेकिन अब ये बेहोशी, ये दोबारा का डर, योजक चिन्ह। इधर काकी ने जल्दी से डॉक्टर को फोन कर दिया था। उनकी उंगलियां कांप रही थी जब वो नंबर डायल कर रही थी। कुछ ही मिनटों में वहां पर डॉक्टर मनमोहन सरकार आ गए। वो एक अनुभवी मध्यम उम्र के डॉक्टर थे जिनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता रहती थी। आदित्य ने डॉक्टर को देखते ही कहा, डॉक्टर प्लीज जल्दी से चेक कीजिए, मेरी बहन बेहोश कैसे हो गई। डॉक्टर मनमोहन ने शांत आवाज में कहा, आप शांत रहिए, मैं चेक कर रहा हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा दूर हट जाए। डॉक्टर के कहने पर आदित्य और समर्थ दोनों ही अनिच्छा से दूर हो गए, लेकिन उनकी नजरें आयरा पर ही टिकी रहीं। डॉक्टर मनमोहन सरकार ने आयरा का अच्छी तरह से चेकअप किया। उन्होंने उसकी नाड़ी चेक की, उसकी आंखों की पुतलियां देखी, स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनी। कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर मनमोहन ने अपनी गंभीर आवाज में उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि कोमा से अगर यह जागेंगी तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। उन्होंने रुककर आगे कहा, और आप लोग इन्हें जबरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो इनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं,
जिसकी वजह से यह अपना दिमागी संतुलन खो सकती हैं। डॉक्टर की आवाज़ और गंभीर हो गई। सीधे शब्दों में कहूँ तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। आप लोग जितना हो सके इन्हें प्यार से हैंडल कीजिए, बिना कुछ भी याद दिलाए। डॉक्टर ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस पुरानी बातों को याद मत दिलाओ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मैं तुम लोगों का सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हूँ, तुम्हारे पिता का मैं दोस्त भी हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, आयरा को उसके पास से दूर रखो, उन दोनों से दूर रखो। इसी में उसकी भलाई है। योजक चिन्ह। इधर समर्थ और आदित्य डॉक्टर की बातें अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें अभी भी आयरा के चेहरे पर ही टिकी हुई थीं, जो एकदम स्लीपिंग ब्यूटी की तरह सो रही थी, सारी चिंताओं से दूर, एकदम शांत। उसका छोटा सा मासूम चेहरा देखकर समर्थ ने खुद से बहुत धीमी आवाज में कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए एंजल, मैं तुम्हें तुम्हारे पास से दूर ही रखूंगा। और उन दोनों से भी। उसकी मुठियां भिंच गईं, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। योजक चिन्ह। आदित्य ने मनमोहन जी की तरफ देखकर कहा, अंकल, मैं आपको बाहर तक छोड़ने चलता हूँ। और थैंक यू सो मच, आप इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए। डॉक्टर मनमोहन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। तुम यहीं आयरा के पास बैठो, मैं चला जाऊंगा, तुम्हें इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने शरारत से कहा, बस संडे को मैं घर पर खाने के लिए आऊंगा, तब माँ जी से बोल देना कुछ अच्छा सा बनवा दें। इतना कहकर वो जाने लगे, लेकिन तभी अचानक वो रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, तुम्हारे पिता कब आएंगे? समर्थ ने जवाब दिया, परसों। डॉक्टर ने सिर हिलाया, अब तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए कि आयरा को होश आ गया है। फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, और तुम दोनों मेरी बातों पर ध्यान जरूर देना, ये मजाक नहीं है। समर्थ ने अपनी थकी लेकिन दृढ़ आंखों से मनमोहन जी की तरफ देखकर कहा, अंकल, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ, और आप अब चिंता मत कीजिए। मैं अपनी बहन को कुछ भी पास्ट का याद नहीं दिलाऊंगा, मेरी जान से भी प्यारी है मेरी एंजल। समर्थ की बात सुनकर डॉक्टर मनमोहन मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। समर्थ की बात सुनकर डॉक्टर मनमोहन के दिल में एक सुकून उतर आया। अब ये सुकून क्यों उतरा था, ये तो डॉक्टर मनमोहन भास्कर ही जाने। अब आगे। डॉक्टर के जाने के बाद समर्थ और आदित्य दोनों ही बेड के दोनों तरफ सिरहाने पर काव्यांजलि के आसपास बैठ गए। आदित्य ने काव्यांजलि का हाथ पकड़ा हुआ था और समर्थ धीरे धीरे से काव्यांजलि के माथे को सहला रहा था। समर्थ उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा हुआ जो तुम सब कुछ भूल गई। तुम अपनी जिद के चलते अपना ही जीवन खराब करने पर लगी हुई थी। तुमने जरा सा भी अपने भाई और अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी जितनी जिद हमें पूरी करनी थी हमने कर दी, लेकिन अब नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे जीवन के साथ नहीं खेलने देंगे। गुंजन और काकी वही खड़ी थी और उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन दोनों को भी समर्थ की बातें सही लगी। एरा के बचपन में जाकर उसके दादाजी ने उसकी जिद तो पूरी कर दी, लेकिन उसकी वजह से आयरा धीरे धीरे पूरी तरह से बदलती जा रही थी। इतनी जिद्दी और बदतमीज हो गई थी जितनी वह पहले नहीं थी। शाम का वक्त गुंजन आदित्य और समर्थ के लिए खाना लेकर आयरा के कमरे में ही आ गई थी। समर्थ और आदित्य अभी भी वैसे ही बैठे हुए थे। गुंजन ने उन्हें आवाज लगाते हुए कहा, समर्थ भैया, आदित्य भैया, मैंने आपका खाना लगा दिया है। गुंजन की आवाज सुनकर दोनों ने ही उसकी तरफ देखा। आदित्य और समर्थ बिस्तर से उठकर सोफे पर जाकर बैठ गए और उन्होंने गुंजन की तरफ देखते हुए कहा, गुंजन कैसी हो तुम? भैया मैं ठीक हूँ। आयरा तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? समर्थ की बात सुनकर गुंजन ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं भैया, आयरा ने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अभी आराम कर लो। गुंजन के जाने के बाद आदित्य ने समर्थ की तरफ देखा। समर्थ आदित्य की तरफ देखकर बोला, ये लड़की कितनी आसानी से झूठ बोल देती है और आयरा की सभी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालती रहती है। समर्थ और आदित्य दोनों ही जानते थे कि आयरा कैसी है। उसने गुंजन को परेशान ना किया हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक आयरा किसी को परेशान ना कर ले तब तक उसके पेट में खाना हजम नहीं होता था, और ये बात दोनों भाई बहुत अच्छी तरह से जानते थे। क्यों, उनकी बहन बचपन से ही बहुत जिद्दी, घमंडी और दूसरों को परेशान करने वाली रही थी, लेकिन फिर भी कोई उसे कुछ नहीं कहता था क्योंकि वह मल्होत्रा खानदान की इकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से उसे बचपन से बिगड़ा गया था। और वही सब कुछ धीरे धीरे आयरा को जिद्दी और घमंडी लड़की बनता गया। आयरा बिल्कुल ऐसी बन गई थी कि जो उसे चाहिए वो उसे चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और इसी के चलते उसने दादाजी के वचन की वजह से अपनी जिद पूरी कर ली थी।
और आज उसकी वही जिद उसके लिए एक खतरनाक जिद बन गई थी। और इसी वजह से आज आयरा इस तरह से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। और वजह थी उसकी बेफिजूल की जिद। इधर काकी के कमरे में काकी इधर से उधर परेशानी में घूम रही थी। उन्हें बस इतनी चिंता खाए जा रही थी कि कहीं आयरा को सब कुछ याद ना जाए। वह नहीं चाहती थी कि आयरा वापस से उन्हीं सब में उलझे जिसमें उसे अभी नहीं पढ़ना चाहिए। अभी तो उसकी उम्र सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने की है। लेकिन उस लड़की ने अपनी जिद के चलते अपने दादाजी के वचन का गलत फायदा उठाया और उसने अबीर और कबीर सिंघानिया से उस वचन के चलते शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद आयरा कभी भी खुश नहीं रही। जो उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अबीर और कबीर ने शादी के बाद कभी भी आयरा की तरफ देखा भी नहीं। अबीर और कबीर ने उसे एक अलग मेंशन में रहने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से आयरा और भी ज्यादा उटपटांग हरकतें करने लगी अबीर और कबीर की नज़र में आने के लिए। वह चाहती थी कि अबीर और कबीर की सारी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर रहे। लेकिन उसकी हर चाल नाकाम रही। ना अबीर ने कभी उसकी तरफ देखा ना कबीर ने। कहने के लिए तो वो दोनों उसके पति थे, लेकिन वह दोनों तो आयरा को कुछ भी नहीं मानते थे। क्योंकि जो आयरा किया था शादी करने के लिए और वह भी दोनों से, वह उन दोनों को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वह दोनों कभी भी एक ही लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके दादाजी महेंद्र सिंघानिया ने आयरा के दादाजी को एक वचन दिया था। जब आयरा के दादाजी ने अबीर और कबीर के दादाजी की जान बचाई थी अपनी जान पर खेलकर, तब उन्होंने आयरा के दादाजी को एक वचन दिया था कि वह उनसे कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, वह भी बिना किसी झिझक के उन्हें दे देंगे, चाहे वह उनकी प्रॉपर्टी मांगे, क्या उनकी जान मांगे। और उस वचन के बारे में आयरा को पता चल गया। जब आयरा को पता चला कि महेंद्र सिंघानिया ने उसके दादाजी को एक वचन दिया था, तो उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया ने जन्म ले लिया। आयरा का बचपन से ही सपना था कि वह 2 लड़कों से शादी करेगी जो उसका बहुत ख्याल रखेंगे, उसकी हर जिद पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ 2 शादियाँ करना अलाउड नहीं था। लेकिन आयरा को तो अपनी जिद और अपना वो फैंटेसी सपना पूरा करना था। एक गलत जिद और जिंदगी बर्बाद। अब तक आपने पढ़ा और उस वचन के बारे में आयरा को पता चल गया। जब आयरा को पता चला कि महेंद्र सिंघानिया ने उसके दादाजी को एक वचन दिया था, तो उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया ने जन्म ले लिया। आयरा का बचपन से ही सपना था कि वह 2 लड़कों से शादी करेगी जो उसका बहुत ख्याल रखेंगे, उसकी हर जिद पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ 2 शादियाँ करना अलाउड नहीं था। लेकिन आयरा को तो अपनी जिद और अपना वो फैंटेसी सपना पूरा करना था। अब आगे जिस दिन आयरा को पता चला, वो उसी दिन अपने दादाजी के पास अपनी जिद को पूरा करने के लिए चली गई। आयरा के दादाजी आयरा से बहुत प्यार करते थे। जब उनसे कहा कि वह अबीर और कबीर से शादी करना चाहती है, तो उसके दादाजी ने महेंद्र सिंघानिया से इस बारे में बात की। उस समय महेंद्र सिंघानिया ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वह अपने पोतों की शादी एक ही लड़की से नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने जो वचन दिया था उसके आगे वह मजबूर हो गए। उन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए आयरा की शादी जबरदस्ती अबीर और कबीर के साथ करवा दी, जिसकी वजह से अबीर और कबीर अपने दादाजी महेंद्र सिंघानिया से बिल्कुल ही बात करना छोड़ चुके थे और वह सिंघानिया मेंशन से अपने मेंशन में शिफ्ट हो गए थे। दादाजी को हमेशा यही दुख रहा था कि क्यों उन्होंने उसे समय उन्हें वचन दे दिया था, जिसकी वजह से आज उसके दोनों पोते उससे दूर हो गए। और इसीलिए महेंद्र दादाजी भी आयरा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके प्यारे पोते आयरा की वजह से ही उनसे दूर हुए थे। अब हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। अगली सुबह काव्यांजलि नहा धोकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई। इस वक्त काव्यांजलि सिर्फ यही सोच रही थी कि आखिरकार वह इन 2 पत्तियों से कैसे बचे। ये सब कुछ उसके लिए बहुत ही ज्यादा शौकन था, लेकिन उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस शादी से बचाना था। उसे अपनी दोस्त के ऊपर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। क्या जरूरत थी उस बेवकूफ़ लड़की को ये बेहुदा और घटिया नॉवेल देने की, जिसकी वजह से वो इसमें फंस गई। पता नहीं मेरे माँ पापा का क्या हाल हो रहा होगा। मैं तो उनकी अकेली बेटी थी, उनका सहारा। वह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे किसी भी तरह से इस शादी से बचना होगा। काव्यांजलि, तुझे कुछ तो सोचना होगा इस शादी से बचने के लिए। और आखिरकार तूने ये नॉवेल पढ़ी क्यों नहीं भी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस नॉवेल में आखिर हुआ क्या था, और मैं जिसके शरीर में हूँ वह तो इस नॉवेल हीरोइन है, यानी कि मैं इस नॉवेल की मैं कैरेक्टर हूँ। काव्यांजलि इस वक्त कॉफ़ी पीते हुए बस इस शादी से बचने के रास्ते खोज रही थी। तभी वहाँ पर समर्थ और आदित्य आ गया। नए चेहरों को देखकर काव्यांजलि एकदम सतर्क हो गई। समर्थ और आदित्य जाकर काव्यांजलि के सामने वाले सोफे पर बैठ गए। आयरा, बच्चे, हम तुम्हारे भाई हैं। हमें पता है बच्चे, अभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ना हम और ना ही परिवार वाले और लोग।
लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और घबराना तो बिल्कुल भी मत, धीरे धीरे तुम हमें पहचानने लगोगी। इधर काव्यांजलि बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी और जैसे ही उसने उनकी बातें सुनी उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आ गया। यही एक रास्ता है, इसी से मैं इस शादी से बच सकती हूँ। वह रास्ता तो अपने आप ही मिल गया। अभी काव्यांजलि अपने ख्यालों में सोच ही रही थी कि तभी उसे दोबारा से समर्थ की आवाज़ सुनाई दी। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें हमारे सबसे नज़दीकी लोगों के बारे में बता देता हूँ। मैं समर्थ, तुम्हारा सबसे बड़ा भाई। और यह उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा। और ये तुम्हारा छोटा भाई, लेकिन तुमसे बड़ा, हमारे मम्मी पापा और दादाजी और तुम्हारी दोस्त जो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। उसे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने उसे पता नहीं लगने दिया, वरना वह अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आ जाती। और तुम्हारी दोस्त ही मेरी मंगेतर है, और यह रिश्ता तुमने ही करवाया था। काकी बचपन से ही तुम्हारे साथ रही है। गुंजन भी बचपन से ही तुम्हारे साथ रही है, क्योंकि उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद हमने ही उसका ख्याल रखा था। इधर काव्यांजलि शांति से समर्थ की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे सब कुछ जानना था इन लोगों के बारे में। मम्मी पापा कल आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। समर्थ की बात सुनकर काव्यांजलि ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, और वह क्या ही कह सकती थी। इधर काव्यांजलि ने सारी बातें सुनने के बाद सिर्फ एक ही शब्द का ओके मैं समझ गई। उसकी ओके और समझ गई वाली बातें सुनकर समर्थ और आदित्य सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि यह पहली बार था जब आयरा ने इतनी शांति से बैठकर उनकी बातें सुनी हो। वरना वह कभी किसी की बातें सुनती ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करना ही उसे आता था। आयरा काफ़ी मतलबी, जिद्दी और घमंडी लड़की थी, क्योंकि अकेली लड़की होने की वजह से सबने उसे इतना प्यार दिया कि वो प्यार उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगा। अक्सर कॉलेज में वह दूसरे लोगों को बुली किया करती थी, उन्हें नीचा दिखाती थी, सिर्फ और सिर्फ अमीर परिवार की लड़की होने की वजह से। उसने अनगिनत लोगों को बहुत परेशान किया था, और यह बात समर्थ और आदित्य को पता थी। वो उसे हमेशा समझाते थे, लेकिन वो उन दोनों की एक भी बात नहीं सुनती थी, हमेशा उनसे झगड़ा करके चली जाती थी, जिसकी वजह से समर्थ और आदित्य को भी आयरा के ऊपर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगा था, और वह दोनों ही उसे बहुत ही कम बात करने लगे थे। आयरा की शादी के बाद उन दोनों ने ही उससे ज़्यादा बात नहीं की थी, क्योंकि वह दोनों ही जानते थे कि आयरा ने बहुत ही ज़्यादा गलत जिद की थी, और उनके महान दादाजी ने उसकी उस गलत जिद को भी पूरा कर दिया। हे गाइस, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इस स्टोरी के पार्ट 11 तक टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, और आगे के सभी पार्ट्स भी वहीं मिलेंगे। इसलिए नए नए फ्रेश स्टोरी सुनने के लिए अभी ज्वाइन करें। आपको वहां यूट्यूब से भी बेहतर कंटेंट मिलेगा। मेरे चैनल्स जैसे द स्टोरी स्टेशन, स्टोरी कैबिन, तले हाउस, स्टोरी हब और कई दूसरे चैनल्स की स्टोरीज के आगे के पार्ट्स भी वहीं कंटिन्यू होते हैं। उंगली से दाहिनी और इशारा कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। उंगली से दाहिनी और इशारा ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज ज़रूर चेक करें। तो गाइस, बिना देर किए ज्वाइन करें। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अब आगे, जिस वजह से आदित्य और समर्थ भी अपने दादाजी से बहुत नाराज हुए थे, क्योंकि आयरा तो बच्ची थी, उसमें तो समझ नहीं थी, लेकिन उसके दादाजी भी उसके साथ क्या बच्चे बन गए थे। उन्हें तो समझ थी कि आयरा जो चाहती है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अपनी पोती के प्यार में अंधे दादाजी ने उसकी जिद पूरी की, उसकी गलत जिद, जिसकी वजह से आयरा ने काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेली, जिनके बारे में आदित्य और समर्थ को आयरा के एक्सीडेंट के बाद पता चला था। और वो सब कुछ काकी और गुंजन ने बताया था, क्योंकि वो दोनों ही उसके साथ शादी के बाद रही थी। आयरा की शादी कबीर और कबीर से 6 महीने पहले ही हुई थी, और 3 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। शादी के 3 महीने आयरा ने काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें झेली थी। बैक टू द स्टोरी। समर्थ और आदित्य दोनों ही हैरानी में काव्यांजलि के कमरे से चले गए। समर्थ और आदित्य के जाने के बाद काव्यांजलि यहाँ कैसे सरवाइव करना है उसके बारे में सोचने लगी। चलो अच्छा है, एक काम तो बढ़िया हुआ, अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों को तो लगता है कि मेरी याददाश्त चली गई है, तो उस हिसाब से अब मैं खुद को मेरी तरह ढाल सकती हूँ, जैसी मैं अपनी पिछली जिंदगी में थी, बिल्कुल वैसी। इतना सोचते हुए काव्यांजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन फिर अचानक उसे अपने माँ बाप की याद आ गई। मॉम डैड, पता नहीं आप कैसे होंगे, शायद आप लोगों के लिए तो मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन किसी और के शरीर में, और अब मुझे इसी शरीर में जीना है। आपकी याद तो मुझे बहुत आएगी, लेकिन आपकी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, खुद को संभाल लेगी। इतना कहकर काव्यांजलि की आंखों से एक कतरा आंसू लुढ़कते हुए उसके गालों से नीचे गिर गया।
काव्यांजलि अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह से पाला था जो आजकल के माँ बाप नहीं पालते। उन्होंने काव्यांजलि से ज़्यादा तवज्जो खुद को भी नहीं दिया था कभी। इधर कमरे के बाहर एक अलग ही हलचल मची हुई थी। घर के सारे सर्वेंट आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या तुम सच कह रही हो छोटी मालकिन की याददाश्त चली गई है? क्या उन्हें अब कुछ भी याद नहीं है? हाँ, मैंने सुना था काकी को और गुंजन को बात करते हुए। वही कह रही थी कि हमारी छोटी मालकिन की याददाश्त चली गई है। तभी उनमें से एक सर्वेंट बोली, अगर उनकी याददाश्त चली गई तो भगवान करे कि वह पहले की तरह न बन जाए। मुझे तो उन्हें देखकर ही डर लगता था, अगर वह आसपास होती थी तो। मुझे हमेशा उनसे यही डर लगा रहता था कि कहीं मैं उनके सामने न आ जाऊं और वह मुझे कोई सजा ना सुना दे। इसीलिए तो जब भी छोटी मालकिन यहाँ आती मैं तो कभी भी उनके सामने ही नहीं जाती थी। तभी उन्हें में से दूसरी सर्वेंट खोली, हाँ तुम सही कह रही हो, एक बार गलती से मैं काम करती हुई उनके सामने आ गई थी। उन्होंने मुझे पूरे 100 उठक बैठक लगवाए थे। उस रात तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाई थी। मेरे पैर इतने दर्द कर रहे थे कि मैं बात नहीं सकती। मेरे पैर एकदम ठंड में दांत कीटाते हैं ना वैसे कांप रहे थे। तब से मैंने तो अपने कान पकड़ लिए कि मैं छोटी मालकिन के सामने बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। काश वह भी हमारे मालिकों की तरह अच्छी बन जाती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। बाकी के सर्वेंट भी आपस में सहमति जताने लगे। तभी उन सारे सर्वेंट के कान में एक बेहद ही कड़क आवाज आई, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या अब घर में कोई काम नहीं बचा है जो तुम लोग यहाँ पर आपस में गप्पे मारने लगे? ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि आदित्य था, जो अपनी प्यारी बहन के लिए लंच बनाने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर सर्वेंट्स को आपस में बातें करते हुए देखकर उसका दिमाग ठनक गया। जब सारे नौकरों ने आदित्य को वहां पर देखा तो वह सब के सब एकदम हड़बड़ा गए और सकपका कर आदित्य को देखने लगे। अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अपने अपने काम पर लगो। इतना सुनते ही सारे सर्वेंट तीतर बीतर हो गए। घर के सेफ किचन में जाने लगे, लेकिन आदित्य ने उन्हें रोककर कहा, आज का लंच में तैयार करूंगा, उसके लिए सारी प्रिपरेशन कर दो। आदित्य की बात सुनकर सारे सेफ ने कहा, जी सर, हम अभी अपना काम करते हैं। आधा घंटे के अंदर ही सेफ्स ने अपना सारा काम कर दिया और आदित्य लंच रेडी करने लगा। दूसरी तरफ समर्थ के कमरे में, मॉम डैड, मैं सच कह रहा हूँ, आयरा सब कुछ भूल चुकी है। आपको यकीन नहीं होगा, उसने बिल्कुल शांति से बात सुनी। उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, आपको पता है ना मॉम डैड। वीडियो कॉल की दूसरी तरफ आयरा की माँ सोफिया और उसके डैड इंद्रजीत समर्थ से आयरा के बारे में पूछ रहे थे। तभी इंद्रजीत जी बोले, क्या तुम सच कह रहे हो? वह तुम्हें बिल्कुल पूरी तरह से भूल गई। हाँ डैड, वह सब कुछ भूल चुकी है, इनफैक्ट वो अपना नाम भी भूल गई है। डैड, अब मुझे एक उम्मीद मिली है कि आयरा अब एक नई जिंदगी शुरुआत कर सकती है और हमें उसकी मदद करनी होगी। अब हम उसे बिल्कुल भी उस रास्ते पर नहीं चलने देंगे। इधर इंद्रजीत जी की आंखों में बहुत सारे सवाल थे जो वो समर्थ से पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिलहाल कुछ भी नहीं पूछा। इधर सोफिया जी की आंखों में भी आंसू थे। ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उनकी बेटी आयरा को होश आ गया, और वो ये जानकर तो और भी ज्यादा खुश थी कि वो अबीर और कबीर को भूल गई, वरना उनकी बेटी तो उन दो लड़कों के पीछे बिल्कुल पागल हो गई थी। अपने माँ बाप, अपने भाई, किसी को भी नहीं देखती थी। पूरे परिवार के दिल में अब एक संतुष्टि थी कि वो पहले की तरह अबीर और कबीर के पीछे पागल नहीं होगी। तभी सोफिया जी इंद्रजीत जी को साइड में हटाते हुए बोली, समर्थ मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी आयरा को उन दोनों से नहीं मिलने दोगे। मैं चाहती हूँ कि अब आयरा हमारे साथ रूस में रहे। सोफिया जी रूस की थी और उनकी नागरिकता वहाँ की थी। इंद्रजीत जी भी रूस में ही सेटल हो गए थे। वह अपनी वाइफ सोफिया के साथ वही बस गए थे, लेकिन उनके तीनों बच्चे यहाँ इंडिया में अपने दादाजी के साथ ज्यादा रहे थे। समर्थ और आदित्य ने अपना मल्होत्रा अंपायर संभाल लिया था और आएगा तो बहुत छोटी थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन बीच में ही पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में यह अबीर और कबीर का ख्याल आ गया और वह दोनों से शादी करने की जिद लगाए बैठी रही, जिसकी वजह से 1 महीने तक समर्थ और आदित्य ने उसे बहुत ही ज्यादा सुनाया था। और वह दोनों से शादी करने की जिद लगाए बैठी रही, जिसकी वजह से 1 महीने तक समर्थ और आदित्य ने उसे बहुत ही ज्यादा सुनाया था। अब आगे समर्थ अपनी माँ की बात सुनकर बोला, मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अबीर और कबीर को कभी भी आयरा के सामने नहीं आने दूंगा और आप बस जल्दी से आ जाए, उसके बाद हम आयरा को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। मैंने डॉक्टर अंकल से भी कंफर्म कर लिया है, उन्होंने बताया है मुझे कि आयरा की याददाश्त आना नामुमकिन है और यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। साइड में खड़े इंद्रजीत जी समर्थ की बात सुनकर बोले,
क्या वह मेरे बारे में कुछ पूछ रहा था? समर्थ हंसकर बोला, ऑफ कोर्स डैड, मनमोहन अंकल आपके बारे में पूछ रहे थे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वह आपसे नाराज जरूर है। इंद्रजीत जी सिर हिलाकर बोले, जानता हूँ जरूर नाराज होगा। आखिर इतने साल जो हो गए हमको मिले हुए। कोई बात नहीं डैड, आप कल आ तो रहे हैं, तब आप उनकी नाराजगी दूर कर दीजिएगा। अच्छा मॉम डैड, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी लंच का टाइम हो गया है, मैं और आदित्य आयरा को खाना खिला देते हैं। उसके बाद उसे टाइम पर दवाई भी लेनी है। ठीक है बेटा, तुम जाओ और मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर इंद्रजीत जी ने फ़ोन कर रख दिया। फ़ोन रखने के बाद समर्थ किचन की तरफ जाने लगा, तभी उसे सामने से आदित्य आता हुआ दिखाई दिया जो उसी की तरफ आ रहा था। आदित्य ने समर्थ के पास आकर कहा, भाई मैंने लंच रेडी कर दिया है, आप जल्दी से हमारी एंजल को लेकर आइए। मैं लंच को डाइनिंग टेबल पर रखवाता हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं आयरा को लेकर आता हूँ। इतना कहकर आदित्य किचन की तरफ चला गया और समर्थ आयरा के कमरे की तरफ ऊपर जाने लगा। इधर कमरे में काव्यांजलि बिस्तर पर लेटी अपने आगे की योजनाओं के बारे में सोच रही थी। उसे यहाँ कैसे रहना है, किस तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से डालना है, वही सब सोच रही थी। तभी वहां पर समर्थ आ गया उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालने के लिए। समर्थ ने आकर आयरा के सिर पर हाथ रखा और बोला, आयरा बच्चे उठ जाओ, लंच का टाइम हो गया है, आदित्य ने आज तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाया है। समर्थ की आवाज़ सुनकर काव्यांजलि अपने ख्यालों से बाहर आए और वो चुपचाप समर्थ के साथ चलने लगी। काव्यांजलि को यह नई बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, उसे धीरे धीरे इस बॉडी को मजबूत बनाना होगा, बिल्कुल पहले की तरह जैसे उसने खुद को मजबूत बनाया था। काव्यांजलि को भाई और बहन के प्यार की कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी जब समर्थ उसके सिर पर हाथ फेरता है तो उसे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसके पापा उसके सामने खड़े हो, क्योंकि काव्यांजलि के पापा भी हमेशा उसके सिर पर ऐसे ही हाथ फिराते थे। काव्यांजलि धीरे धीरे समर्थ के पीछे जा रही थी और समर्थ उससे कुछ न कुछ बातें किए जा रहा था, लेकिन वह शांति से बस उसकी बातें ही सुन रही थी। समर्थ काव्यांजलि को लिफ्ट से लेकर नीचे डाइनिंग हॉल में आया। वहां 8 से 10 सर्वेंट लाइन लगाकर खड़े हुए थे। काकी और गुंजन भी एक साइड में खड़ी हुई थी। आदित्य जो डाइनिंग टेबल पर बैठा था उनके आने का इंतजार कर रहा था, वह उठकर गया और उसने काव्यांजलि का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाकर कहा, एंजल देखो, ये सारा खाना मैंने बनाया है और इसमें सारा खाना तुम्हारी पसंद का है। काव्यांजलि ने जब डाइनिंग टेबल पर देखा तो वहां 8 से 10 डिश सजी हुई थी। इतनी सारी डिशेज को देखकर काव्यांजलि सोचने लगी कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इन डिशेज को बनाने में। जो भी कहो, ये लड़की थी तो बहुत किस्मत वाली, जो उसे इतना प्यार करने वाले भाई मिले हैं, वरना आजकल ऐसा प्यार करने वाला भाई मिलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसने अपनी हैरानी अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दी। भले ही यह नॉवेल थी, लेकिन उसे सब कुछ एकदम असली जैसा फील हो रहा था, जैसे वह किसी नॉवेल में न होकर बल्कि एक असली दुनिया में हो। काव्यांजलि के दिल में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एहसास तो उमड़ रहे थे इन दोनों भाइयों के लिए। आदित्य और समर्थ उसकी प्लेट में थोड़ा थोड़ा खाना डालने लगे। तभी काव्यांजलि ने कई और गुंजन की तरफ देखकर कहा, आप दोनों वहां खड़ी क्यों हो? काव्यांजलि की बात सुनकर काकी और गुंजन दोनों ही हैरान हो गई, और उन दोनों से भी ज्यादा हैरान तो आदित्य और समर्थ थे। उन्हें सच में यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी इस घमंडी बहन ने पहली बार किसी से पूछा था कि वह वहां क्यों खड़ी है, जबकि वह हमेशा ही ऐसे ही खड़ी रहती थी जब भी आयरा खाना खाती थी। भले ही काकी ने बचपन से ही आयरा को पाला हो, लेकिन फिर भी उन्हें यह इजाजत नहीं थी कि वो उनके साथ बैठकर खाना खा ले। क्या हुआ काकी, गुंजन यहाँ आओ ना, खाना खाओ। आयरा की बात सुनकर सबसे पहले काकी और गुंजन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आदित्य और समर्थ की तरफ। आदित्य और समर्थ ने ही अपनी हैरानी से बाहर आकर उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर काव्यांजलि ने उन सर्वेंट्स की तरफ देखा जो लाइन लगाकर खड़े थे। उसने उनसे भी कहा, आप लोग भी अपना खाना खा लीजिए, यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। इतनी देर से हैरानी में खड़े नौकर और भी ज्यादा हैरान हो गए। यह उनकी जिंदगी में शायद ही पहली बार था जब किसी ने उनसे ये कहा था कि जाओ जाकर खाना खा लो, जब वह लोग खाना खा रहे होते थे। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, जाओ ना आप जाकर अपना खाना खाओ। अब सारे सर्वेंट्स आदित्य और समर्थ की तरफ देखने लगे। आदित्य ने उन्हें भी इशारे से वहां से जाने के लिए कहा। आज इस घर में हर कोई हैरान था। आयरा का ऐसा स्वभाव देखकर इतना नर्म, वाकई में ये तो एकदम चमत्कार था। सारे नौकर तो बेख्याली में कब वहां से चले गए उन्हें तो पता ही नहीं चला। उन्हीं में से एक नौकर खुद से बड़बड़ाया, लगता है आज सूरज किसी और ही दिशा से उगाया है, शायद अब धरती खत्म होने वाली है। हमारी छोटी मालकिन सच में बदल गई है, सच में उनकी याददाश्त चली गई है, क्या वह सच में इतनी अच्छी हो गई है?
यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था वह भी कोई सपना नहीं था। इधर डाइनिंग टेबल पर काव्यांजलि खुद से मन बोली, चलो मैंने अपने काम की शुरुआत तो कर दी। फिर उसने उन 4 लोगों की तरफ देखा जो हैरानी से अभी भी उसकी ही तरफ देख रहे थे। उसने आदित्य, समर्थ, गुंजन और काकी की तरफ देखकर कहा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? काव्यांजलि की आवाज़ सुनकर वो चारों ही अपनी हैरानी से बाहर निकले और अपनी गर्दन ना में हिलाकर कहा, नहीं कुछ नहीं लगा, हम तो बस अभी खा रहे हैं। उनकी हैरानी की वजह से उनके सेंटेंस भी गड़बड़ हो रहे थे। ठीक है तो फिर आप सर्व कीजिए और खाए, मेरी ही प्लेट में इतना सारा खाना मत डालिए भाई। अनजाने में ही काव्यांजलि के मुंह से भाई निकल गया और उसके मुंह से भाई सुनकर इतने महीनों बाद समर्थ और आदित्य को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उनकी बहन अब वापस से उन्हें मिल रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आप इस स्टोरी के आगे के पार्ट सुनना चाहते हैं तो याद रखें कि पार्ट 11 तक अपलोड हो चुके हैं और आगे के पार्ट्स टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर ही मिलेंगे। वहां आपको कई फ्रेश और लेटेस्ट स्टोरीज मिलेंगी। साथ ही द स्टोरी स्टेशन, स्टोरी कैबिन, तले हाउस, स्टोरी हब और बाकी चैनल्स की स्टोरीज भी कंटिन्यू होती रहती हैं। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज ज़रूर चेक करें। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन करें और डेली स्टोरीज का मज़ा लेते रहिए। आगे क्या होगा इस कहानी में ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।